15th के पहले डीपीपी चल रहा है क्या? अच्छा एक ही डीपीपी है, ओके जो भी। 15th के पहले कोई 10th वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रेजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस अननोन इंडक्टर। एलसीआर सर्किट है, करंट दिया गया है, अप्लाइड वोल्टेज है। अच्छा एक मिनट, किसको डाउट है 8th में? तब तक ऐसे बता यार। स्टैंडर्ड एलसीआर सर्किट है, करंट जो दिया है वो आरएमएस करंट होगा, क्योंकि जब तक पीक वर्ड नहीं यूज़ किया है तो वो आरएमएस करंट है। अप्लाइड वोल्टेज 220 है तो ये आरएमएस वोल्टेज होगा। द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज समथिंग रेजिस्ट इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज नॉट इन अननोन इंडक्टर है। ऐसे थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा। अच्छा ओके, तो एल आर और ये है, ये कहानी, ये है क्या गिवन है, ये 220 है आरएमएस करंट, आई आरएमएस गिवन है 11 एम्पियर एंड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है 200। हमें बोला गया है इसकी वैल्यू 20 ओम है, तो हमें बोला गया है देन द वोल्टेज अक्रॉस द अननोन इंडक्टर इज। यार अच्छा, तो सारी कहानी जो फेजर वाली कहानी थी उसमें हमारा वी आर इधर था, वी एल इधर था और वी सी इधर था। ईमेल से भेजते हैं, आ जाएगा, ठीक है, अब आ जाएगा ना अपने आप ही। हाँ ठीक है, इसके बाद देख लें। अब एक बार चेक कर लो। नहीं आएगा अभी, इतनी जल्दी नहीं आएगा, वो टाइम लगेगा शायद आने में। लेट इट कम। हाँ ठीक है, चलो आ जाएगा, चल देखते हैं। बहुत टाइम लगा। हाँ चालू रहने दो वो। ओके, तो हमें ये 220 दिया है, मतलब इन सब का इफेक्टिव हमें 200 दिया है ना? तो 220 सॉरी, तो कोई एक बड़ा, कुछ बड़ा या छोटा मान लो, आई थिंक यही बड़ा दिख रहा है। तो अगर हमारे पास ये 200 है, अच्छा हमें करंट भी दिया गया है, करंट दिया गया है, ये दिया है, तो ओवरऑल मुझे Z दिया गया है इनडायरेक्टली, है ना? तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो Z की वैल्यू आ गई अपने पास, दिस अपॉन दिस 20, ठीक है। हमें अच्छा एक्सेल कुछ नहीं दिया गया है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये 200 है, वो 11 है, चलिए इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल के फायदा, करंट गिवन है, हाँ, तो 200 अपॉन 11, ये हमारे पास 200 वोल्ट है। क्या हम इससे एक्सी की ये वाली जो वैल्यू है, ये हमारे पास आरएमएस है, ये आरएमएस वैल्यू है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कहना है इसे आई इंटू जो इसका एक्सी जैसा कुछ होगा, ये हमें गिवन है 200, यहाँ पे भी आरएमएस चल रहा है, यहाँ पे भी आरएमएस चल रहा है, अपॉन करंट गिवन है 11, तो ये हमारे पास आ गया एक्सी। यार ये नंबर अजीब सा है, आंसर अजीब सा है, ये नंबर तो बहुत अजीब सा नहीं है। क्या कट हो रहा है? तो ये एक्स नहीं, तो लेकिन अपने को तो एक्सी माइनस एक्सएल, उससे मैं एक्सएल निकालना चाह रहा था, मतलब ये एक्सी आया है, अभी यहाँ पर हमारे पास एक्सएल होता है, यहाँ एक्सी होता है, ये आर होता है, राइट? तो अब प्रॉब्लम ये है कि यार वैल्यू बहुत 200 अपॉन 11 वैल्यू है, आर हमें गिवन है, तो हम एक्सएल निकालना, मतलब जेड पता है ना, तो जेड हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम बस ये लग रही है कि वो एक्सी बहुत गंदा है, मतलब आइडियली हमें आर पता है, एक्सी पता लग गया, तो इससे एक्सएल आ जाएगा। ओह अच्छा, इसलिए अगर स्क्वायर कर दूं अगर मैं, तो कहना है इसका स्क्वायर और आर की वैल्यू 20 दी है, इसलिए अच्छा बच गए। ओके, तो स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा इससे गायब हो गया, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी आ गया। ओह ओके, नहीं तो वो गंदगी समझ में आ रही है ना कि क्या थी, मतलब सॉल्व करने में प्रॉब्लम था। एक्सएल एक्सी के बराबर आ गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एक्सी गिवन ये है जो भी है, तो उसकी मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू बराबर आ गई, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? आई इंटू एक्सएल, है ना, 11 इंटू, अच्छा तो वो इसलिए नहीं, अगर नहीं आता सपोज दूसरे वाले केस में तो क्या करते हैं, अदरवाइज हम z गिवन है, ये सब वैल्यू डालते, तो ये आता तो हमारे पास आई इंटू वो करते तो आ जाता। इसके बाद क्या है? 10 नाइन्थ वाला क्लास में कराया गया है। हाँ ओके, 9th इसको डाउट है यार अभी ये रफ एग्जैक्ट डायग्राम नहीं दिया गया है, z वर्सेस f का ग्राफ नहीं बनवाया थे, z की वैल्यू ये आई थी, इसको अगर मैं f के टर्म्स में लिखूं तो ये आ रही है अंडर रूट ऑफ ओमेगा के वर्स f का, इसको लिख रहा हूँ 2 पाई f इंटू एल माइनस ये एक्सी होता है 1 बाई ओमेगा सी,
यार ये क्लास में शायद कराया होगा, ये ग्राफ ही बनवाया होगा शायद, बनवाया है ना क्लास में। तो जीरो पे वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है वापस, जो भी ये इन्फिनिटी अप्रोच करता है, तो अगर दो चीज़ें इन्फिनिटी पे एक मिनिमा आ रहा होगा कुछ ऐसा। वो उसमें पाई में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। आर सी सर्किट है, आर और सी है, ओके अच्छा 9 10। अबे सब कैसे, अरे वो sin phi यूज कर रहा है, रिएक्टिव पावर बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, 10th ना, डीपीपी वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज द चेंज ऑफ वीएल एंड वीएफ वर्सेस फ्रीक्वेंसी। वीएल और एफ, आई इंटू एक्सएल करेंगे, आई अगर, अच्छा वो कुछ गंदगी वाली कहानी है। वीएल और वी सी का ग्राफ बताना है वर्सेस एफ। वीएल होता है हमारा आई एक्सएल, आई में आएगा अपना वी नॉट अपॉन जेड जैसा, मतलब फंक्शन लिखना ही पड़ेगा ना। मतलब अगर हम वी एल की बात करें तो वो आएगा आई इंटू एक्सएल, आई को लिखना पड़ेगा वी बाई जेड और जेड को पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब अप्रोच, आई को चेंज क्यों करें, क्योंकि हमें बोला गया है, क्योंकि आई भी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। एक सेकंड, आई इंटू एक्सएल, हाँ ये कहाँ लिखा है, ओ अरे फिर तो एक मिनट, अगर करंट को अनचेंज कर रहे हैं तो फिर तो आई इंटू एक्सएल हो गया, मतलब नहीं तो ये दिमाग लगाते, आई एक्सएल की जगह लिख दो ओमेगा एल, ये कांस्टेंट हो गया पूरा, ये होता है 2 पाई एफ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें वीसी में हो जाएगा आई इंटू एक्सी, एक्सी को लिखो 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा ये लिखो, तो वो इन्वर्सली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा। अच्छा इसमें क्या डाउट है, मतलब दिक्कत तब होती जब हमारा आई चेंज हो रहा होता, वो वी नॉट बाई जेड लिखते, फिर इक्वेशन सोचते, तब दिमाग लगाते, यहाँ तो सीधे सीधे हो रहा है ना। 15 11 यार वॉटलेस पावर क्या होती है, तो पावर जो होती है वो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है ना। तो आई, अच्छा दो टर्म सुन लो बस, पावर का फॉर्मूला पढ़ने जब डेरिवेशन करा था, आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई था, इस चीज को बोलते हैं वॉट फुल करंट, नाम है बस, इसका कोई लेना देना नहीं है, इट जस्ट द नेम दैट यू हैव टू रिमेंबर। आई इंटू दिस इज कॉल्ड एज वॉट फुल। क्या लिख रहा हूं, एक टी आते हैं, 2 टी आते हैं, डबल टी आते हैं, ओके। इसको बोलते हैं आई इंटू साइन फाई वाले टर्म को बोलते हैं हम वॉटलेस करंट। तो वर्ड देख लो यार क्या लिखा है, 11 की बात हो रही थी ना, वॉटलेस पावर, तो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू यहाँ पे साइन फाई कर दो, तो वर्ड बस यार। अच्छा देखो मतलब सो कॉस फाई का मतलब क्या है कि यार वो वाला करंट जो हमारा उसमें रिस्पॉन्सिबल है, जो हमें पावर दे रहा है ना, तो वो पावर वाला जो करंट होता है उसको हम वॉट फुल करंट बोलते हैं, जो नहीं दे रहा है उसको वॉट लेस बोल देते हैं, बस केवल उतना ही सा है। तो जो अपन ने निकाला था वी आर एम एस आई आर एम एस, उसमें कॉस फाई की जगह साइन फाई से मल्टीप्लाई कर दो, फाई की वैल्यू दी गई है पाई बाय 6, है ना, उन दोनों का फेज डिफरेंस। पक्का, आगे बोलो। 15 ना, 14, अबे सभी पूछ लिए इनडायरेक्टली, पता है तुमने, वीडी और सब में कुछ कर देना है पावर। अबे 12 किसको डाउट है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, फाई की वैल्यू दी गई, किसी ने करा है, मैच हो रहा है, नहीं बस मैच हो रहा है कि नहीं, अगर सबका ही नहीं हो रहा है, काम करके नहीं आई ना, तो बता दीजिए वाला प्रॉब्लम कैसे करेंगे। बता दे एक बार, बोल दे, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। 50 इंटू 40 इंटू कॉस फाई, एक बार ट्राई करें, कॉस फाई है पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, क्योंकि फेज डिफरेंस, बता दे, तू बता दे, जो तू बोलेगी मैं वो लिख रहा हूँ। ओके तो अभी इससे आंसर मैच हो रहा है ना, नहीं हो रहा है,
करा है, सच में काम करा है? तो फिर नहीं करा है। अगर काम करा होता तो ये नहीं बोलती स्टेटमेंट। हाँ नहीं नहीं, यही किया नहीं, या तो किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो ये तो बिल्कुल नहीं बोलती, क्योंकि ये फॉर्मूला ही गलत बोल रही है। तो देखना क्या होल बाय 2 अभी भी सही बोल रही है। सोच फिर से, पक्का किया है? एक आध और कोई सवाल पूछ लूँ मैं? यार एक तो प्लीज़ यार ये काम मत करो फिर से। किया है? अच्छा उससे दिखा नहीं तो फिर या तो डाउट पूछो। अच्छा क्या? अच्छा यही एक डाउट था, सबने पूछ लिया। ये पाई बाई 2 कहाँ से आ रहा है ये बता दे बस तू। अच्छा एक बार प्रॉब्लम देख, एक बार क्या लिखा है। एक वी की इक्वेशन दी है, एक आई की इक्वेशन दी है। तो उसमें फाई क्या होता था? करंट लीड करता था, कब करता था? अच्छा चलो एक बार जल्दी क्विकली, करंट लीड कब करता है? नहीं इंडक्टर में लीड करता है वो। अच्छा वो भी गलत बोल रही है तो, बट कब, किस सर्किट में लीड करता था पाई बाई 2 से? आरसी में। अच्छा प्लीज सोच के बोल, पहले दिमाग में ना वो तुक्के मार रही अभी। आरसी में मेरा सवाल ये है, जब ये कोई जनरल सर्किट दिया करंट पाई बाई 2 से, जब एक स्पेसिफिक सर्किट में लीड करता था, जब केवल प्योर ऑफ समथिंग होता था। अच्छा एक मिनट, आंसर अच्छा देख। नहीं बट यहाँ पर आरसी वर्ड यूज किया है क्या कहीं? देख तो एक बार। तो फिर वो पाई बाई 2 कहाँ से आ रहा है दिमाग में? तो पाई बाई 2 लेके आ रहा है। तो देखो कैसा, देखो अब खुद से देख, समझ, खुद से सोच रही। तो क्या बोल रही कि मेरा पाई बाई 3 लेके नहीं आ रहा था, तो मैंने पाई बाई 2 ऐड कर दिया, उससे भी नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करें? अब 2 पाई बाई 3 ऐड करते हैं। फिर क्या मतलब पाई ऐड करते हैं। सोचना खुद को, जब बोल रही है कि पाई बाई 3 से आंसर नहीं आ रहा था, ये बहुत बार तू रिप्लाई करती है कि ये आंसर इससे नहीं आ रहा था, तो मैंने ये कर दिया। उसका लॉजिक कुछ होना चाहिए ना, है ना? प्लीज ये आंसर जस्टिफिकेशन नहीं। सो आंसर नहीं आ रहा था, एक बार क्विकली देखते हैं। हाँ वो देख लेते हैं। वो मिली एम्पियर में तो कुछ शायद। अच्छा मिली फिली, ओए तो 50 बाई रूट 2 ये हो गया VRMS। 40 बाई रूट 2 मिली है, उसको कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ हो गया। और cos 5 वो 5 डायरेक्टली क्यों नहीं? cos 5 बाई 3 इज मिली वाला चक्कर है। देख यार ये 10 के फैक्टर का जब भी चक्कर आए तो चेक कर लो, मतलब 10 के फैक्टर का कभी भी आए तो वो हमेशा एक चीज मिस आउट होती है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं। 14 हाँ LR सर्किट दिया गया है, पावर का, अरे क्या डाउट है 14 में? 14 में क्या डाउट है? LR है, VRMS IRMS cos 5 है ना। हमें E दिया है तो IRMS को भगा देते हैं, है ना। अच्छा एक चीज और दे दी, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू R। ओ ओके, तो XL इज इक्वल टू R दे दिया। LR सर्किट में क्या होता था? यहाँ पे अपना XL आता था, यहाँ R आता था। अगर इसकी वैल्यू भी मैग्नीट्यूड वाइज R है तो कहने से Z आ गया √2R। हमें I नहीं है तो सबको VRMS में, तो हमने क्या बोला था? VRMS I को लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z इंटू cos 5 होता था अपना R बाई Z, है ना। ये वैल्यू दी गई है E0 बाई √2 का स्क्वायर, मतलब VRMS। सो E0 बाई √2 का स्क्वायर में एक 2 आएगा। Z हमने अभी भी निकाल लिया √2R, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और 2R आएगा और एक और R आएगा। सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया, कहीं पे R स्क्वायर आएगा, ये आएगा जो भी, मतलब बाई 4 का फैक्टर आ रहा है ना। पक्का? ओके अबे तुमने सब पूछे हम ना। अरे पहले पूछा 9 10 11 12 14 15 13 रह गया है बस केवल यार। और ये सबको एक एक लोगों को डाउट है आपस में, प्लीज यार। 15 तो टाइम, इसके बाद रुका करो क्लास अपना आराम से। आज 3 घंटे रुकना बढ़िया कि कल की, ठीक है ना। कल वापस आपको अरे तो तो आज करना 3 घंटे रुकना, इसके बाद तो कम से कम ये एक एक डाउट नहीं आएंगे। ओके 15 अरे शेयर से ग्रुप पे भेज दो। क्या भेज देना? डाउट्स मतलब हाँ कोई भी, मतलब ओके। वी दिया है, एक कैपेसिटर है एंड अमीटर सीरीज में है। रीडिंग ऑफ अमीटर एंड एवरेज पावर कंज्यूम। रीडिंग ऑफ अमीटर नहीं, एक चीज समझ में नहीं आ रही। ओनली कैपेसिटर है, आरसी क्यों बोल रहे हो?
नहीं आइडियल एमीटर है, एमीटर है बट आइडियल बोल दिया तो आई एम अज्यूमिंग कि उसको जीरो ही मान रहे होंगे, लेकिन इसमें वो कहाँ दिया है यार XC, अच्छा C दिया है ना, C दिया है सॉरी, तो VRMS IRMS cos फाई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पावर कंज्यूम तो जीरो हो गई। अरे तो फिर तो अच्छा हमने क्या बोला था, L और C दोनों ऐसी चीजें होती हैं जो एनर्जी हमारे वो करती हैं, रेजिस्टर के थ्रू ही एनर्जी डिसिपेट होती है। तो अगर रेजिस्टर नहीं है क्योंकि cos फाई हमेशा R/Z है ना, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। अगर कोई भी सर्किट है जिसमें R ही नहीं है तो ये नंबर जीरो हो जाएगा, ये नंबर जीरो हुआ तो कुछ भी हो जाए वो पावर जीरो होगी। नहीं वैसे मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ये तरीका है, बट क्योंकि एक सेकंड ऑप्शन में केवल एक में ही जीरो है तो वैसे वहां से काम चल गया। बट ये जो दिया है 200√2 तो RMS की वैल्यू हो गई 200, तो VRMS हो गया ये सॉरी रीडिंग ऑफ द अमीटर इज, हमें करंट निकालना है ना, तो VRMS अपॉन Z का काम करेगा। अच्छा तो ये केवल सर्किट Z का काम करेगा अपना ओनली XC, क्योंकि सर्किट ये है, XC आएगा 1/2πf × C, F दिया गया है नहीं, अच्छा ओमेगा ही दिया है डायरेक्टली, तो ओमेगा × C, ओमेगा दिया गया है 100 और C दिया गया है वो सब वैल्यू डालनी। आगे बोलो एक्सरसाइज। ये AC क्या चल रहा है, हाँ 41 सीधे वेरी गुड, ओ सॉरी हाँ 28 18 के पहले 18 के 16 अरे रेजोनेंस को उधर कैंसिल आउट कर दे, विच वन 28 नहीं 16 अबे अरे हाँ सुनो, तो हम साइन को कॉस से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब हम दो फेज डिफरेंस कंपेयर करना चाहते हैं कभी भी, ठीक है, तो या तो दोनों कॉस ले आओ या फिर दोनों साइन ले आओ एंड ट्राई ब्रिंगिंग इट टू द मिनिमम, मतलब क्योंकि चीजें रिपीट हो रही होती हैं, तुम 2π ऐड करते जाओगे तो हमेशा रिपीट होगा, तो हम कितना कम से कम π/2 पाई ऐड करके हम किस तरीके से दोनों फंक्शन को एक फंक्शन में ला सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, ये तो साइन दिया है या कॉस को कर लो, फेयर एनफ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर कॉस ज्यादा जल्दी दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा है कॉस के अंदर मसाला, तो इसको लिख लो, साइन को लिख लो कॉस π/2 माइनस, नहीं हाँ ओमेगा टी को माइनस नहीं करेंगे सेकेंड वाले में, ओके ठीक है। तो अगर कॉस को चेंज करना है, साइन को ऐसे ही रखते हैं, तो कॉस को चेंज करेंगे तो उसमें प्लस π/2 करेंगे, तो साइन π/2 प्लस पूरा ये मसाला, तो हमारा अंदर मसाले में क्या बना, ओमेगा टी तो है ही, एक π/2 और आ गया, इसमें साइन ओमेगा टी प्लस 0 है, तो डिफरेंस क्या आएगा π/3 प्लस π/2 जैसा कुछ। आंसर नहीं है, आंसर 4π/3 5/6 आना चाहिए। अच्छा देख लिया है ना, हाँ हाँ, मतलब यार ऐसी चीजें एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि अब ये वो हो सकता है तो ये गूगल कर सकते हो। ओके 18 किसी ने बोला क्या, नहीं 18 इलेक्ट्रिक बल्ब के पास समझ गया, ओके अच्छा तो मैंने नो नहीं 19th में जो ये 220 और 50 है, हाँ ये RMS होगी, 220 RMS होगी, 220 में V0 लेके सॉल्व किया है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं तो अगर ये एक मिनट, हमें करंट इन द सर्किट बोला और कुछ नहीं बोला है, तो आई नॉट आंसर नहीं है, ये भी RMS ही आंसर होगा, ये RMS है यस, और अगर करंट इन द सर्किट बोला गया है और कुछ नहीं बोला है तो वो RMS ही होगा। मतलब हो सकता है तुमने इसको √2 किया जो तू बोल रहा है शायद, है ना, तो आई में वो आई नॉट आया होगा। फिर अगर तू देख VRMS लेके सॉल्व करेगा तो IRMS आएगा, अगर V0 लेके सॉल्व करेगा तो I0 आएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं गिवन है तो वो RMS है, तो RMS को उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। मतलब ऐसा दिया हो कि मुझे 220√2 समथिंग दिया और बोला वो करंट इन द सर्किट बताओ, तो तुम्हें फिर बाय √2 करना पड़ेगा, है ना। ओके 20th बोला क्या, नहीं 20th पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, 20th पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो I × R
अभी कुछ नहीं बोला गया है तो हमारे लिए वो आई कौन सा है, आरएमएस। यार मैंने ये चालू कर रहा, सॉरी एक सेकंड, किया है हाँ। तो कुछ नहीं बोला गया तो आई आर एम एस इंटू आर। तो यार मुझे बता कि 100 वोल्ट का एसी है, ठीक है, तो हमें आई आर एम एस को ले सकते हैं वी आर एम एस अपॉन जेड इंटू आर, हमें ये चाहिए। तो अब यार वी आर एम एस की वैल्यू हो गई है 100 अपॉन √2, आर प्रॉब्लम में गिवन है, जेड निकाल ले तो काम चल जाएगा। एफ दिया है क्या, हाँ, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है मतलब ओमेगा दिया है, एल दिया है तो एक्सएल पता है ओमेगा इंटू एल, एक्स सी दिया है ओमेगा पता है तो 1 ओमेगा सी पता है। इन दोनों को सॉल्व करो, देखो कि क्या वैल्यू आ रही है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, सेम आ रही है। ओ तो और आसान, सेम आई तो जेड की वैल्यू हो गई आर के बराबर, तो जेड आर के बराबर हो गया तो ये गायब ही हो गया फिर तो आंसर 100 दिया है ना। और जितना समझ में आ रहा है ना कि क्या है वो, है ना, तो वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो बिना वैल्यू के वो चेक नहीं होगा कि एक्सएल और एक्ससी बराबर आ रहा है तो क्या होगा, है ना। आगे बोलो 21 21। अबे बहुत बड़ी कहानी लिखी, बता दो यार कोई कराएगा ये चीज, 21 बता देगा कोई जल्दी से वर्बली, या पढ़ना पड़ेगा। अबे यार, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एलिमेंट X when connected to AC supply gives a peak current of this, पीक वोल्टेज दिया है, पीक करंट दिया है, तो कहना है इसे प्योरली रेजिस्टिव, तो R आ गया जो कि आ गया 200/5 विच इज 40, पहली स्टेटमेंट से ही आ गया, विच इज इन फेज विद वोल्टेज, वो हमें पता ही है। अ सेकंड सर्किट एलिमेंट Y when connected to the same apply the same peak current but current, okay, मुझे बताओ second circuit element Y when connected to AC supply gives the same value of peak current but current lags 90 degree, किस एलिमेंट में आउट ऑफ R, आउट ऑफ C, आउट ऑफ L, कौन से इन तीनों में से किस एलिमेंट में करंट लैग करता था? नहीं एक मिनट रुकते, आउट ऑफ R, हाँ, प्योरली इंडक्टर में करंट लैग करता था, है ना, आईपीएल, तो करंट लैग करता था 90 डिग्री से, मतलब वो एलिमेंट इस स्टेटमेंट से पता लग गया जो वाई एलिमेंट है वो एल टाइप का है, ठीक है। इफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई, है ना, तो सीरीज में हमें एक्स और वाई, एक्स पक्का रेजिस्टर पता लग गया, मतलब इनडायरेक्टली सर्किट दे दिया है ये कहानी के बाद, ठीक है। हमें बोला गया कनेक्टेड टू द सेम सप्लाई व्हाट विल बी द आरएमएस। अच्छा एक मिनट, सेकंड वाले में कनेक्टेड टू द सेम सप्लाई, सप्लाई मतलब है अपनी 200 वाली, पीक वोल्टेज जिसका 200 है, मतलब 200/√2 जैसा कुछ है ना, लेकिन इसके एल की वैल्यू नहीं दी गई है। सेम करंट दे रहा है, ओ हाँ, सेकंड स्टेटमेंट, हाँ, when connected to the same AC supply gives the same peak value of current, मतलब इसकी जो वैल्यू आई है उसके एक्सएल की वैल्यू वही आएगी, मतलब ये 40 तो ये 40, ये हमारे 90 डिग्री पर होते हैं तो Z की वैल्यू आ गई 40√2, है ना, तो हमारा IRMS क्या आएगा, VRMS अपॉन Z, तो 200/√2 अपॉन 40√2, तो 5/2, 2.5, हाँ, है ना, पक्का। बढ़िया टाइम पास प्रॉब्लम होते हैं, मतलब ये वो वाले प्रॉब्लम है कि अगर देखो समझ में आ गया तो होते चले जाते हैं, नहीं तो ये बहुत अजीब सा है, वो फेजर का थोड़ा सा अजीब सा प्रॉब्लम है, बट आइडिया समझ में आ रहा है ना, पक्का। आगे बोलो 26, सोलेनॉइड करंट ड्रॉप्स टू फ्रीक्वेंसी, इम्पीडेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द सॉइल, सोलेनॉइड, क्या करे यार, मतलब सोलेनॉइड का तो मुझे लग रहा है कोई यूज नहीं है, केवल एक एल है, क्यों, एलआर सर्किट है ना वो, तो सोलेनॉइड का क्या काम है। 26 से डिस्कस कर रहे हैं ना, तो नहीं एक मिनट, सोलेनॉइड का क्या यूज है, ये एक एलआर सर्किट हो गया बस केवल, मतलब सोलेनॉइड का कोई रिजल्ट नहीं यूज हो रहा है ना। अच्छा ओके, किसको डाउट है ये यार, मुझे बता, जो कहानी लिखी है सोलेनॉइड, मेरे हिसाब से अगर 100 वोल्ट का डीसी है तो डीसी, अच्छा
LR सर्किट ऐसा है जो हमने DC और AC दोनों में पढ़ा है, LR सर्किट है ना। अगर एक ये DC 100 वोल्ट का DC एक LR सर्किट में लगाया, इसमें बोला गया है 1 एम्पीयर। अच्छा एक चीज, LR सर्किट में ये याद है कि करंट कैसे चेंज होता था LR सर्किट में? नहीं DC में LR सर्किट याद है कि जैसे RC में हमने ये पढ़ा था, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक समथिंग, इंडक्टर बिहेव्स लाइक समथिंग, क्या होता था? यस, तो LR सर्किट में T इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट में करंट क्या होता था, या कैपेसिटर कैसे, इंडक्टर कैसे बिहेव करता था? नहीं बस केवल एक स्टेट में, इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर कैसे बिहेव करता है LR सर्किट में, इस वाले में DC में 4 स्टेटमेंट होते थे। मैंने बोला था एक को याद कर लो तो बाकी सब बन जाते हैं, क्योंकि कैपेसिटर इंडक्टर एग्जैक्टली उल्टा बिहेव करते हैं। तो इंडक्टर अगर याद नहीं आ रहा तो एक और स्टेटमेंट याद करेंगे, इंडक्टर कैसे, हर बार यही है, या तो ओपन बिहेव करेगा या स्ट्रेट वायर। तो LR सर्किट में इंफिनिटी पर कैसे बिहेव, उल्टा। अच्छा देख, मैं कैसे याद रखता हूं, 2 स्टेटमेंट है, एकदम से करंट थ्रू इंडक्टर चेंज नहीं होता है। तो जब हम t इज इक्वल टू 0 पे अगर हमने बंद किया है, इंडक्टर में अगर करंट नहीं है तो बंद करने पे एकदम से नहीं आएगा करंट, मतलब वो खुला हुआ जैसा बिहेव कर रहा है। इन्फिनिटी पे इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला गया है कि 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो कांस्टेंट करंट है मतलब ये 100% स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है। तो अगर स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है तो ये स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो करंट कितना होगा, 100/R इज इक्वल टू 1। तो इससे हमारी R की वैल्यू आ गई 100 पहले स्टेटमेंट से, पक्का। व्हेन 100 वोल्ट AC सप्लाई, अगर हमने 100 वोल्ट का AC सप्लाई करा है, करंट ड्रॉप्स टू 0.5। 100 वोल्ट का अगर मैंने AC है, कुछ नहीं बोला गया तो RMS है, तो RMS में जो करंट होता था, RMS करंट अप्लाइड अपॉन Z होता था हमारा √R² प्लस XL का स्क्वायर। और ये प्रॉब्लम में बोला है करंट ड्रॉप्स टू समथिंग, कौन सा सवाल था, 26, हाँ 0.5 मतलब 1/2। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, R की वैल्यू अगर मुझे पता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर खेलेंगे तो XL आ जाएगा, पक्का। फिर क्या निकालना है, अच्छा तो फिर ये अगला जो पार्ट है उसमें ओमेगा दे दिया, नहीं सॉरी F दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है तो इम्पीडेंस और वो सब आ जाएगा, है ना। 20 आगे बोलो, 28 ओके। कुछ एक सर्किट दिया गया है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इंक्रीज अप टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, द वोल्टमीटर रीडिंग एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 0, वोल्टमीटर रीडिंग एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 0, ऐसा क्यों हो रहा है? विच वोल्टमीटर बट कौन से में 0 होगी? अप टू रीडिंग आउट ऑफ फेज होता है ना, एक पाइवट एक प्लस पाइवट होता है, वो कैंसिल हो जाएगा ना, फेज का डिफरेंस होता है, पाइवट आउट ऑफ फेज रहता है, दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट रहता है। हाँ, तो XL और XC मतलब या VL और VC वाले की रीडिंग 0 होगी, विच इज V2। एक मिनट, 28 किसका डाउट है? तो यार याद है हमारे पास क्या कहानी थी, ये फेजर तो समझ में आ गया। तो XL और रेजोनेंस कौन सी वाली कहानी थी, जब हमारे पास XL और XC बराबर होते थे, है ना। जब XL XC बराबर है, दोनों जगह I से मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब VL और VC बराबर होंगे उस टाइम पर। तो और वो होते हैं, VL होता है इधर और VC होता है इधर, VR होता है इधर, है ना। तो अगर ध्यान दो, जो कैपेसिटर जो वोल्टमीटर लगा है, V1 है R के अक्रॉस, ये तो G1 में कभी 0 नहीं होगा, है ना। बट ये L और C का मिलाकर V2 लगाया है, L और C का मिलाकर, बट ये और ये एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज होते हैं। तो अगर इन दोनों का, तो एक्चुअली अगर इन दोनों की रीडिंग, जो V2 की रीडिंग है ना, वो हमेशा होगी ये, मतलब मॉड हमेशा, ठीक है। तो अगर V2 कब 0 होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। तो बस वो वाला जब कहानी हमारा XL XC बराबर है, तो V2 की रीडिंग 0 होगी, V3 नहीं होगा। V3 की रीडिंग उस टाइम पे होगी R के बराबर, मतलब I × R के बराबर, है ना। आगे बोलो यार, बढ़िया प्रॉब्लम है, अच्छे प्रॉब्लम्स हैं यार ये समझने के लिए। दीज आर कंसेप्चुअली वेरी गुड प्रॉब्लम्स, है ना, टू अंडरस्टैंड। इसके बाद कोई भी किताब उठा लोगे, बहुत ये अच्छे गुड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, सीधे बीच में कुछ नहीं, अरे जबरदस्ती 29 अभी बोला, 29 किसको यार
ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है जैसे अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग पूछी गई है। तो यार अगर तू ध्यान से देख, एल और सी के जो अक्रॉस वोल्टमीटर लगा है वो दोनों 400 है, जो एल और सी है, और एल और सी होते हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो मतलब ये इसको काइंड ऑफ काट रहा है। नहीं हाँ, तो बट ये नहीं बोला है, बट वो इनडायरेक्टली होगी। मतलब हमें अगर ये 400 और ये 400 दिया है तो ये रेजोनेंस, अच्छा रेजोनेंस कंडीशन जरूरी नहीं है वैसे, नहीं इस केस में होगी, अभी होगी। तो इन्होंने बोला नहीं है, बट वो इससे जज कर सकते हैं ना जब VL और VC बराबर है उससे। लेकिन आंसर में फर्क क्या पड़ता है उससे, तुम क्यों नहीं मांग रहे? रेजोनेंस अगर हो या नहीं हो, हमें अगर ये 400 दे दिया और ये भी 400 दे दिया है ना, तो वो रेजोनेंस हो या नहीं हो तो ये दूसरे को काट देगा। ये अगर काट देगा तो हमारे पास जो ये 100 वोल्ट बचा है, कहने से हमारा जो 100 वोल्ट है वो सीधे सीधे VR के क्रॉस आ रहा होगा। अगर तो हमारा है क्या इवेंचुअली VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओवरऑल V। ये दोनों अगर गायब हो गए तो जो ओवरऑल V है उसके बाद तो मेरे हिसाब से सीधे 100 वोल्ट हो जाएगा। मतलब V की रीडिंग 100 वोल्ट और हाँ 100/4 I का वैल्यू हो जाएगा 100 इज द वोल्ट, और वो गायब हो चुका है XL XC के चक्कर में। तो 100/R विच इज 2, हाँ 2 है ना। 41 ना 39 के पहले नहीं क्या 37 करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, करंट लैग। यार एक मिनट, अच्छा डाउट नहीं है प्लीज यार, आगे तुम लोग करते रहे। एक मिनट 39 बोला ना, नहीं 37 ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है ये, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज। नहीं LCR सर्किट है पूरा, LRC तीनों है। हाँ ओके, ऐसे सोच सकते हैं। एक्सेल बड़ा होगा तो समझो ध्यान से, इससे सोचो ना, अगर Z वर्सेस जो ये वाला ग्राफ था F का, वो क्या था, ऐसा कुछ था ना, है ना। तो इधर पे फ्रीक्वेंसी कम, अच्छा तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होती थी, ठीक है। एक्सेल बड़ा नहीं है, ये कहाँ लिखा है, यही पता करना है। अच्छा करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट अगर लैग हो रहा है तो हमारे पास ये था R, ये था हमारा XL, ये था XC, करंट लैग हो रहा है। करंट हमारा पक्का यहाँ है, अगर करंट को लैग कराना है तो ओवरऑल वोल्टेज यहाँ होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब ये बड़ा होगा। तो XL बड़ा है XC से, इस कहानी से पता लगा। फिर क्या किया, अगर XL बड़ा है तो यहाँ पर आएंगे हम, क्योंकि XL डिपेंड करता है 2πf जितना, है ना। तो अगर XL बड़ा आ गया है तो ये वाला पोर्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर XL XC बराबर है। दिस इज दैट पोर्शन जहाँ पर ये होगा, दिस इज दैट पोर्शन जहाँ पर ये होगा, है ना। 39 है ना, इम्पीडेंस दिया गया है, पावर फैक्टर चेंजेस फ्रॉम समथिंग इज, व्हेन पावर फैक्टर चेंजेस टू दिस इज, मतलब अच्छा परसेंटेज इंक्रीज, निकालना है सर, परसेंटेज इंक्रीज इन द इम्पीडेंस, बट इम्पीडेंस में का इम्पीडेंस, हाँ अच्छा 1 उल्टा, ओके हाँ गॉट इट। 39 किस बराबर है यार, परसेंटेज इंक्रीज इन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। व्हेन पावर फैक्टर चेंजेस फ्रॉम समथिंग समथिंग, इम्पीडेंस जो होता है वो होता है अपना Z, ठीक है। इसका चेंज बताना है। पावर फैक्टर जो होता है वो होता है cos phi, वो होता है R/Z, राइट। रेजिस्टेंस कांस्टेंट बोला है प्रॉब्लम में, लास्ट में लिखा है ना ब्रैकेट में रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो क्या हम ये बोल सकते हैं Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos phi, मतलब पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर एक बार दिया है जो भी है ना, और एक बार दिया है 0.5, तो 1 ये करो एक बार, 1 ये तो 2 हो गया। अच्छा एक मिनट, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ओके। हमने क्या बोला, cos phi इज द पावर फैक्टर, वो होता है R/Z के बराबर। तो R अगर कांस्टेंट है तो क्या हम ये बोल सकते हैं Z इज कमिंग आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, बस। और पावर फैक्टर एक बार दिया है ये, तो 1/0.866 करेगी तो कुछ एक नंबर आएगा, है ना। और एक बार 1 ये करेगी तो 2 आएगा। तो
एक बार 2 आ रहा है और एक बार कुछ और आ रहा होगा जो भी है ना, तो परसेंट फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, है ना। आगे बोलो 41 AC दिया है फ्रीक्वेंसी चेंजेस देन, AC दिया है फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, सेम जो अभी किया, सेम जो अभी किया, क्यों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया है उससे बड़ा ओ रेजोनेट से, ओके मतलब नहीं नहीं इम्पीडेंस अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो एक्सएल एक्सी बराबर हो गए, हाँ पर बाद में इंक्रीज टू 11 किलो, अच्छा वो बढ़ाया, कुछ भी करो बढ़ने का है। नहीं मैं वो नहीं करना है फिर तो चेंज किया। हम लोग ने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 10 पे रखा था, बाद में हम लोग ने 11 किया, मतलब एक्सएल एक्सी से बड़ा हुआ, एक्सएल एक्सी से बड़ा हुआ, हाँ तो बाद में उससे आजकल इम्पीडेंस विल इंक्रीज एंड बिकम इंडक्टिव। नहीं बट ये कैसे पता लगेगा कितने टाइम से बढ़ेगा, मैं वो समझ, हाँ शायद मतलब इसमें पहले ऑप्शन में लिखा है ना इम्पीडेंस विल इंक्रीज बाय 1.1 टाइम्स, ये श्योरिटी से नहीं बोल सकते है ना क्योंकि वो अजीब सा, ओके गॉट इट, हाँ ये 100% नहीं बोल सकते, तो इम्पीडेंस विल इंक्रीज एंड बिकम्स इंडक्टिव, हाँ ओके समझ। 41 किस डाउट है एक बार जल्दी से, 41 है ना, तो 41 यार ये अगर तू ध्यान दे यार, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर किसी सर्किट की 10 है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर 10 है मतलब ये वो जगह है जहाँ पे एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं। अब इन्होंने बोला इफ द फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज, मतलब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मैं एफ बढ़ा रहा हूँ, एक्सएल होता है 2 पाई एफ इंटू एल और एक्सी होता है 1 अपॉन दिस, तो अगर तुम एफ बढ़ाओगे तो कहना है से तुम एक्सएल बढ़ा रहे हो और एक्सी कम कर रहे हो, तो कहना है से सर्किट हमारा इंडक्टिव हो जाएगा, मतलब इंडक्टिव का मतलब कि ओवरऑल इंडक्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हाँ 44 अरे बहुत कहानी लिखी है यार, क्या है बता दो कोई। अच्छा एसी और डीसी कुछ दोनों चीज़ें हैं 44 में। एसी एमीटर यूज्ड टू मेजर कर फालतू चीज, व्हेन अ डायरेक्ट करंट passes through a circuit, AC emitter reads seen, AC emitter reads seen, जब डीसी मतलब डायरेक्ट करंट पास किया तो डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो एसी रीड कर मतलब IRMS है ना, क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता था और वो RMS वो कहानी जो, तो इनडायरेक्टली मुझे क्या दे दिया है IRMS, नहीं हाँ मतलब पहली वाली कहानी से IRMS दे दिया है 3, एसी में वही 4 है, AC में वही 4 है। एक मिनट AC कम्युनिटी में व्हेन अ डायरेक्ट करंट पास थ्रू द सर्किट, लेकिन ये किस टाइप का सर्किट है, मतलब LCR पूरा है, कुछ बता रही है उसका फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं अच्छा मुझे लगता है ये LR होगा क्योंकि एक मिनट उसके बाद क्या बोला गया, करंट पास थ्रू AC emitter द रीडिंग ऑफ DC flows through the circuit simultaneously, reading of this emitter when AC and DC flows through the circuit simultaneously, हाँ मतलब if DC and AC flows through the circuit simultaneously, ये किसी ने करा है क्या ये 44 दोनों करेक्ट सवाल नहीं समझ में आ रहा है। सर सीधा 3 ये दिया है तो फिर 3+4 sin ओमेगा t किया, फिर उसका RMS निकालेंगे तो फिर आ जाएगा। ओह ओके अच्छा, तो इन्होंने मतलब साथ में नहीं, मतलब वो वैसा वाला कुछ है कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या लगाया क्या नहीं। अच्छा डाउट ये हो रहा था कि AC और DC साथ में कैसे फ्लो करेंगे, मतलब वो एक पोर्शन कांस्टेंट फ्लो करा रहे हैं और एक वेरिएबल फ्लो करा रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं। जो याद है एक प्रॉब्लम करा था जहाँ पे मैंने दिया था I = समथिंग प्लस साइन, मतलब 5 + 3 sin ओमेगा t, और बोला था इसकी RMS वैल्यू बताओ, तो 3 जो था काइंड ऑफ कांस्टेंट था प्लस 5 sin ओमेगा t, तो ये हाँ तो मतलब इन्होंने बोला कि एक ऐसी सप्लाई लगाई है, मतलब ये सप्लाई बना सकते हैं। मैंने बोला कि जो एक सप्लाई है ये अगर मैं बोलूँ ये कांस्टेंट सप्लाई है, ये मैं बोल रहा हूँ लेट्स से 5 वोल्ट की है, और यहाँ पर एक AC सप्लाई साथ में लगाऊं जो कि है 3 sin ओमेगा t जैसी, तो इसकी ओवरऑल सप्लाई को हम बोल सकते हैं 5 + 3 sin ओमेगा t। ये पूरा नंबर वेरी करेगा, जब sin ओमेगा t 0 होगा तो एक्चुअली 5 होगा, बट अगर ये मैक्सिमम हो गया तो ये 8 भी हो सकता है, मिनिमम हुआ तो ये 2 भी हो सकता है, तो मतलब ऐसा हो सकता है। तो इस कहानी में लिखा है कि DC कांस्टेंट करंट पास तब AC एमीटर रीड कर रहा है 3, ठीक है, जब दूसरा वाला है तब AC रीड कर रहा है 4, तो इनडायरेक्टली ये गिवन है।
नहीं लेकिन तो फिर रीडिंग क्या आएगी, कैसे निकालेंगे यार? इसका स्क्वायर करेंगे, वो करेंगे फर्स्ट वाले में जैसे मतलब, हाँ मतलब स्क्वायर एंड वो। आपने करंट में क्या जनरेट किया और एक और टाइस कोड आया। अच्छा ओके, तो मतलब यही उत्तर क्या, ये प्लस 12 तो वो तो जीरो हो जाएगा ना। वो तो जीरो हो जाए, हाँ मतलब 12 दूनी 24 ये है। तो हमने आरएमएस वैल्यू कैसे बोला था, इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज जीरो हो गया, कांस्टेंट का एवरेज हमेशा वही है, इसका एवरेज था 9 बाई, इसका 1/2 होता था, सॉरी 2, तो ये तो 11 आ रहा है। हाँ सर वो 4 आएगा, एमीटर 4 पढ़ रहा है ना, तो फिर वो 4√2 अच्छा अच्छा सॉरी, एमीटर 4 पढ़ रहा है, तो ये आरएमएस वैल्यू दी है। जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे एक √2 भी आएगा। तो एक बार मैं आंसर मैच करना, थोड़ा सा अजीब सा सवाल, ये 32 हुआ, तो 32/2 करेंगे तो 16 आएगा, 9 25 √5, हाँ मतलब 5 आएगा, है ना। अच्छा थोड़ा सा वो लैंग्वेज का अजीब सा था, बट ठीक है, ओके आगे बोलो। 5 दिखा मत कर दिया। सर हम लोग जैसे 3 और 4 का नहीं हमें पता नहीं, ये वो लॉजिक नहीं है, वो आंसर, बट मैं बोलूँ आंसर जस्टिफाई हो रहा है, बट वो लॉजिक नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हमने एक बार जब कराया वो करा, तब एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा था 3 का, जब हमने उसी सर्किट को, सर्किट हमें नहीं पता है क्या है, जब वो सर्किट को हमने दूसरी चीज़ में लगाया तब 4 कर रहा था एसी वाले में, तो वो एक्चुअल सर्किट नहीं पता है, तो नहीं वो काम नहीं होगा, वो 3-4 का अंडर रूट का कोई लॉजिक नहीं है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी लाइक दिस। इस वाले में किसी और में नहीं वही बोल रहा हूँ, ये सर्किट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर केवल एसी ही है ना, तो वीएल और वीसी का स्क्वायर कर ही सकते हो, वीएल और वीआर का स्क्वायर कर ही सकते हो। वो भी वेक्टर जैसे ही होता हाँ वो तो वेक्टर जैसा ट्रीट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक डीसी और एसी साथ में लगाया तो हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, वो लॉजिक है। हाँ इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ये जनरलाइज भाई मैं बोलूँगी एक प्रॉब्लम है, इसको क्या जनरलाइज करोगे तुम, हर बार ये बोलोगे अच्छा जब भी एक डीसी फ्लो कर रहा है वो प्रॉब्लम में कुछ चेंज कर दिया, तो जनरलाइज क्या करो, क्योंकि आंसर मैच हो रहा है। स्क्वायरों की 2 तो कट रहे हैं। नहीं वो मैं समझ गया मैं, बट जनरलाइज क्या करना चाह रहे हो, ये तो प्रॉब्लम ही है ना। 5 दिखा 5 मार्क्स। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि 5 दिखा मार्क्स। वो 3 4 5 वाला है कहानी, बट लेकिन जनरलाइज क्या करोगे कि एक जगह कांस्टेंट हो रहा है और एक बार वेरिएबल हो रहा है ना, तो हम उसका अंडर रूट ले लें, ये जनरलाइज, ये तो प्रॉब्लम ही है ना, क्या जनरलाइज। जैसे केमिस्ट्री में बोलते हैं नन ऑफ दीस मार्क्स करो। नहीं क्योंकि वो एसी दिया था, और तो हमें जब इक्वेशन बनानी है तो फिर वो आरएमएस था, तो उसके लिए 4√2 लगाया है ना। और बोलो 46 रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सीरीज, अरे 46 इसको डाउट है यार, एलसीआर सर्किट है ठीक है, हाँ 46 एलसीआर सर्किट है ना, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस कॉइल में ओम लिखा है मतलब एक्सएल दे दिया है, कंडेंसर, अच्छा कैपेसिटर कंडेंसर इज द सेम थिंग, एक्ससी दे दिया है भाई, ये एक्सएल दिया है 4, एक्ससी दिया है 8, आर दिया है 3, अबे 8 और 4 का हुआ 4, 4 और 3 का हुआ 5, तो Z दिया है डायरेक्टली 5, पावर लॉस V RMS का स्क्वायर, V RMS वोल्टेज दिया 50, तो 50 I RMS की जगह लिख रहा हूँ V RMS बाई Z, तो V RMS Z इंटू cos फाई है R बाई Z, R है 3 है ना, R सही है ना भाई, बहुत सवाल है यार। अरे ये तो एसी है सर, अबे बट लेकिन ये तो चैप्टर इतना छोटा है, सवाल इतने सारे कैसे हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट में पोटेंशियोमीटर, मतलब कंडक्टिविटी में पोटेंशियोमीटर में बहुत इश्यूज हो रहे क्योंकि वो उस टाइम पे सॉल्व नहीं करा होगा, वो मैंने बताया था तब, पोटेंशियोमीटर एक ऐसी चीज है मेन से हटा दिया है ठीक है, इसीलिए, और वो पहले इतना ज्यादा पूछा जाता था क्योंकि लोग यही दिक्कत है, सबसे ज्यादा पोटेंशियोमीटर में उस टाइम पर बहुत, अगर नहीं किया पोटेंशियोमीटर हमेशा कुछ एसी के साथ भी सेम दिक्कत है, अगर तुम नहीं करते ना ये सब जितनी अजीब सी चीजें, अभी तो मतलब ये एक्चुअली अच्छे प्रॉब्लम काइंड ऑफ सॉल्व हो रहे हैं, तो वो पोटेंशियोमीटर इसीलिए बार बार कि वो टाइम पे करना, चलो अब देखेंगे अभी एक मिनट पहले तो अगला बोल 51
ये साइड पीडीएफ देख लो ना आगे तो नहीं आएगा कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया खुद से मैंने ईमेल किया है हाँ आ गया मोहित सिंह से आया कोई मत सोचा क्या है ये अपने लिए लिख रहे हैं अरे आपकी फोटो भी भेजने वाला था नीचे डालना पड़ता है हाँ चलो 51 इंडक्ट उधर राइट में बटन दिख रहा है अरे लिख कैसे अरे अभी ये तो कर ले पहले ओ अच्छा समझ गया ओ सॉरी इसको बंद कर दो डाउनलोड पे क्लिक अरे वो ऊपर वाला अरे क्रॉस कर दो बाद में करेंगे हम ये सब आप सर नहीं वो उसमें हाँ चलो एक मिनट 51 में इंडक्टेंस दिया है रेजिस्टेंस दिया है ईएमएफ सीपीएस होता है हाँ मतलब इसको बोलते क्या है समथिंग पर सेकेंड साइकिल पर सेकेंड है ना साइकिल पर सेकेंड तो एफ दिया गया है ठीक है तो वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ आरएमएस करंट अच्छा एक मिनट ये किसको डाउट है यार व्हाट फुल करंट होता है cos फाई और व्हाट लेस करंट होता है sin फाई तो cos फाई r बाई z होता है उसके करस्पॉन्डिंग sin फाई निकाल लो और वो वैल्यू निकाल दो 50 हाँ सॉरी आगे 55 के पहले नहीं ना 55 रेजिस्टर कैपेसिटर करंट पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट रेजिस्टेंस ओके पावर कंज्यूम दिया है VRMS IRMS cos फाई है ना वो दिया है 100 हाँ तो वही है ना हाँ पावर कंज्यूम्ड यार वही है कहने के दो तरीके हैं ना लाइट जल रही है कितनी एनर्जी लॉस हो रही है ये कितनी पावर कंज्यूम कर रही है ना कंज्यूम वो कन्वर्जन ही तो है वो वही है अच्छा तो इस ये देख के छोड़ दिया तूने यार देख समझ फिर से जितना तो उतनी बार ट्राई करते हैं नहीं आता तो फिर हम पूछ लेते हैं है ना तो मतलब तूने केवल वर्ड पढ़ के छोड़ दिया हाँ मतलब ये VRMS IRMS कर रहा था ट्राई फिर क्या ट्राई किया फिर लगा देख ये हाँ आगे बोलो 58 फ्रीक्वेंसी दी गई है पावर वेरीज विद फ्रीक्वेंसी पावर वेरीज विद फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे VRMS IRMS cos फाई अगर सपोज हमने सोर्स लगाया है तो VRMS फिक्स IRMS को लिख रहा हूँ VRMS बाई Z तो VRMS का जो कांस्टेंट है उसके टर्म्स में लिख रहा हूँ अपॉन Z इंटू cos फाई विच इज R बाई Z तो Z में हमारा Z स्क्वायर आ रहा है तो ये आएगा XL XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर देख तो ये लीनियरली इनवर्सली कुछ भी वेरी नहीं कर रहा है तो हाँ तो नहीं है अच्छा नहीं ओके अच्छा फ्रीक्वेंसी वेरीज कर रहा है एसएचएम में अगर तुम्हें याद हो एसएचएम की इक्वेशन होती है जैसे x इज इक्वल टू सिंपलेस्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t तो वेलोसिटी होती है a cos ओमेगा t a ओमेगा तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बोलूं अगर सपोज ये इक्वेशन है अगर काइनेटिक एनर्जी बोलूं तो कहना है उसमें वेलोसिटी में cos आ रहा है और उसका स्क्वायर होता था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और इसको लिखते थे 1 प्लस या 1 माइनस cos 2 ओमेगा t जो भी तो मतलब हमें क्या बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी अगर कोई एक फंक्शन है अगर ओमेगा के हिसाब से वेरी कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है कहना है वो डबल होती है अच्छा जैसे अगर ये ग्राफ है हमारा एसएचएम का वेलोसिटी में स्क्वायर आ रहा है तो कहना है वो जल्दी नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता तो जो ये फंक्शन t समय में अपने आप को रिपीट कर रहा था कहना है t/2 समय में अपने आप को रिपीट करता है समझने की कोशिश करो अगर जैसे एसएचएम में मैं बोलता कि एक एसएचएम की इक्वेशन है कुछ a sin ओमेगा t विद व्हाट फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी वेरीज तो ये है t समय बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो या काइनेटिक एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का तो कहना है वो अब एग्जैक्टली आधे समय बाद रिपीट कर रहा है तो अगर टाइम पीरियड आधा होता है तो कहना है फ्रीक्वेंसी डबल होती है तो यहाँ पर उस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है इसकी नहीं समझना तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास जो हमने डेरिवेशन करा था
पावर का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई जैसा कुछ है ना, बिल्कुल ही जनरलाइज फॉर्मूला। ये है समथिंग V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जैसा कुछ। अच्छा लेकिन फिर भी वो आंसर मुझे लगता है 2n दिया होगा शायद, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो फिर से साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर जैसा बन रहा है, समझना ध्यान से। अभी ये है, अगर किसी एक फंक्शन की बात करें तो कहना है इसे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जैसा कुछ आएगा। अभी ये जो भी फाइव है, कुछ भी है, अगर मैं जीरो लूँ सपोज जैसे आर सर्किट में, तो साइन स्क्वायर बनेगा। अगर मैं पाई बाई 2 लूँ तो साइन इंटू कॉस बनेगा, तो वो साइन 2 ओमेगा बनेगा, है ना। तो वो वैसी वाली सिचुएशन है कि हमें पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी वेरीज विद व्हाट, तो हम उसका टाइम का फंक्शन कैसे वेरी हो रहा है वो बताना है, तो वो 2n जैसा कुछ होगा। नहीं फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा टी साइन के अंदर है ना। अच्छा नहीं, फ्रीक्वेंसी वेरीज है इसका मतलब समझो। अगर मैं यहाँ पे समझाने के लिए थीटा फाई की वैल्यू 0, तो साइन स्क्वायर बना, दो तरीके हैं इसको सोचने के। साइन स्क्वायर को ले सकते हैं 1 प्लस या जो भी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, तो इसमें ये वाला नंबर तो कांस्टेंट है, बट ये फंक्शन अब अगर ये फंक्शन ओमेगा से वेरी कर रहा था, ये फंक्शन अब 2 ओमेगा से वेरी कर रहा है ना, जल्दी जल्दी कर रहा है मतलब वेरी, है ना। फ्रीक्वेंसी डिफाइन कैसे करी गई है कि एक साइकिल अपने आप को कितनी जल्दी जल्दी रिपीट करता है, तो कहने से अब वो एग्जैक्टली आधे समय में या डबल द फ्रीक्वेंसी से रिपीट कर रहा है ना। ओके आगे बोलो। 61 पावर फैक्टर LCR सर्किट एट रेजोनेंसेस 0 1 ना, हाफ आंसर 4 दिया है। अबे तो ये तो गूगल भी नहीं है, तो इतना तो XL इज इक्वल टू XC ही होगा, रेजोनेंस बोल दिया है। 68 की बात करते हो शायद से। नहीं तू कौन सा पूछ रही है? 61 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 61 में अगर रेजोनेंस है XL XC बराबर, तो Z हमारा केवल R बच, हाँ नहीं तो ये आंसर 1/2 ओम दिया है वो 60 में। अच्छा वेरी गुड, नहीं 1 नहीं है, 1 नहीं होगा मतलब आंसर। इसका आंसर 4 भी हो सकता है एंड 3 भी हो सकता है। यस यस यस, हाँ मैं बोला गया, यस 100%। 3rd एंड 4th दोनों हो सकते हैं 60 पे। हाँ और बोलो 63, हाँ ओके। चोक कॉइल रेजिस्टेंस या नॉर्मली ना, यस चोक कॉइल वर्ड कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कई बार केवल वो इंडक्टर को बोलते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम से जज करना पड़ेगा। कई बार L और R के कॉम्बिनेशन को चोक कॉइल बोलते हैं। मेजरली चोक कॉइल, हाँ मतलब मेजरली चोक कॉइल वैसे L और R का कॉम्बिनेशन जैसे पता नहीं इसमें, चोक कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे चोक कॉइल बोला है बट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस बोल दिया, तो R0 लेंगे। रियलिटी में नॉर्मली चोक कॉइल का मतलब है L और R दोनों चीजें। तो ऑपरेट लॉस ऑफ पावर I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R, R0 है। नहीं R0 थोड़ा है, हाँ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, हाँ तो 0 तो 0 नहीं है आंसर। अच्छा ओके, अच्छा किसको डाउट था, जो भी मतलब है ना, R0 ही है, मतलब R के थ्रू तो पावर लॉस हो रहा है, तो वो R ही 0 कर दिया तो लॉस कहाँ होगा, वो तो वैसे ही 0 बोल सकते हैं। नॉर्मली भाई बता रहा हूँ कि नॉर्मली चोक कॉइल अगर कुछ नहीं बोला गया, वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कई प्रॉब्लम है चोक कॉइल केवल L लेते हैं। बहुत बार चोक कॉइल जैसे जो अभी एक DC वाला प्रॉब्लम था ना, जिसमें एक LR सर्किट था, एक बार DC से कनेक्ट करा और एक बार ये, तो ये एक बार JEE में पूछा गया प्रॉब्लम है, उसमें उन्होंने वर्ड यूज किया था अ चोक कॉइल इज कनेक्टेड विद AC, तो इतना करंट फ्लो हो रहा है, चोक कॉइल इज कनेक्टेड विद AC, तो वहां पे जज करना था कि चोक कॉइल का मतलब है LR। अगर कुछ नहीं बोला गया है देन इस कॉम्बिनेशन को चोक कॉइल बोलते हैं, है ना। बट जैसे यहाँ पे चोक कॉइल किया, बट इन्होंने बोला कि हम R0 मान रहे हैं, तो फिर L सर्किट हो गया हमारा। बस पक्का यार, कैन यू डू वन थिंग? हाँ 59, अबे बहुत, कोई बता देगा क्या लंबी सी कुछ कहानी?
पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, ओके। cos 560 है, 1 है, नहीं पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? द करंट एंड पावर डिसिपेटेड ने, अच्छा नहीं cos 560 क्यों लग रहा है? देखो इन्होंने बोला है LCR सर्किट में, ये कुछ नीचे स्टोरी लिखी है कि जब हमने एक बार कैपेसिटर हटाया तो करंट लैग कर रहा है, एक बार इंडक्टर हटाया तो करंट लीड कर रहा है। तो जब हटाया है तब पावर डिसिपेटेड नहीं पूछ रहे हैं। ओरिजिनल सर्किट था कोई जिसमें ये था, ये था और ये था, ये ओरिजिनल सर्किट था, है ना, ओरिजिनल। अच्छा, जिसमें क्या दिया था? ये 200 दिया है RMS, ये 100 दिया है एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया है 300, ठीक है। व्हेन ओनली कैपेसिटर इज रिमूव, मैं अभी डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ओनली कैपेसिटर इज रिमूव, तो ये हटा, तो कहने से वो LR सर्किट बना। हाँ, तो करंट लैग, तो V इधर हुआ, करंट लैग ना, हाँ, I इधर हुआ क्योंकि XL ऊपर होता था, और ये 60 दिया है। तो जब कैपेसिटर हटाया तो ये है, तो यहाँ पे tan 60 क्या होगा? ये XL, ये R, तो tan 60 होगा XL by R, है ना। R की वैल्यू प्रॉब्लम में दी गई है 100, तो XL की वैल्यू आ गई यहाँ से, मुझे तो लग रहा है XL और XR बराबर हो जाएंगे, दोनों ही 60 दिया है। देख ध्यान से, ये tan 60 जो भी √3, R दिया है 100, तो XL कितना आ गया? 100 √3, यहाँ तक सही। इन्होंने बोला जब हमने केवल L हटाया तब हमारा करंट लीड कर रहा है, जब केवल L हटाते थे तो R इधर होता था और XC इधर होता था, लेकिन इन्होंने बोला फिर से, और करंट यहाँ, वोल्टेज यहाँ, Z यहाँ, तो ये फिर से 60 दे दिया, तो tan 60 फिर से वही आया। जब हमारा LCR पूरा सर्किट है, तो अगर XL और XC की वैल्यू बराबर आ गई तो कहना से वो कैंसिल हो गया, तो केवल R बचा। क्या पूछा गया था? पावर, तो जो भी मतलब है ना, समझ में आ गया ना। वो दो सिचुएशन दिए अलग अलग, उससे XL XR निकाला, अलग अलग वैल्यू आ गई, उसको सॉल्व किया। आगे बोलो। बस यार, एक काम आप ये कर सकते हो, आई थिंक बिकॉज दीज आर द गुड प्रॉब्लम्स, तुम एक्चुअली एडवांस डायरेक्टली कर सकते हो, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। सो AC के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि कैन बी, हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि नाउ दैट ऐसा लग रहा है कि आई थिंक, मतलब हम DCP भी उठा सकते हैं, बट अगर तुम्हें करने का मन हो तो तुम PYQs या DCP जो भी, क्या लग रहा है तुम्हें? ट्रांसफार्मर मुझे बताना है, उसको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ कि कैन यू, जस्ट मैं खुद भूल जाऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ कि कैन वी, पहले नहीं, पहले तो मेंस कर ही लेते हैं ना, JEE मेंस PYQs, कितने प्रॉब्लम है, या तुम इसको बाद में टेस्ट ले सकते हो, हम DCP भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हो। मतलब 75 प्रॉब्लम है, 3 पेपर हैं तुम्हारे पास ही, मतलब सो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, नाउ दैट वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम, प्लीज यूटिलाइज दिस इन अ कि हम एडवांस लेवल प्रिपेयर कर पाए। मेंस अपने आप नेचुरली हो जाएगा, भूल जाओ, है ना। केवल मेंस करोगे तो हो सकता है कि तकलीफ हो। एवरीवन हु इज ओनली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस आल्सो मेंटली, प्लीज यू विल हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग फॉर एडवांस बिट, नहीं तो वो नहीं होगा, केवल ये करके नहीं होगा, बिकॉज डिस्कशन हो रहा है, लगे हाथ पूरा कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, PYQs नहीं करते हैं, PYQs के सोल्यूशन भी इजीली मिल जाते हैं, टेस्ट की तरह ले सकते हो, तो हम लेवल 1 और लेवल 2 ऑफ DCP करते हैं, सो दैट इसको तुम एज अ टेस्ट ले सकते हो। 75 प्रॉब्लम है। PYQs देखो एक मेंटल गेम ज़्यादा है कि JEE में पूछा गया प्रॉब्लम है, अगर तुमने एज अ टेस्ट ले लिया 75 प्रॉब्लम, मतलब 3 पेपर ले लिए तुमने टेस्ट, और तुम्हें पता है ये सब प्रॉब्लम पूछे गए हैं और इसके मेजॉरिटी तुमसे सॉल्व हो रहे हैं, तुम्हें बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि PYQ सॉल्व हो रहा है मुझसे, इसलिए बोल रहा हूँ। तो वी कैन डू दिस थिंग, बट ये फिर हम डिस्कस नहीं करेंगे, दिस यू विल हैव टू टेक एन एफर्ट ऑफ कि यार मैं 3 टेस्ट टाइप में लूँ, इसका पे खत्म नहीं था, तो क्या नहीं, तो मैं भूल जाऊंगा इसलिए। तो कैन वी डू AC का DCP, मतलब वो लेवल एक बार डिसाइड कर लेते हैं, बट तो हम ये नहीं करें, बट ये तुम्हें करना पड़ेगा फिर, पक्का। तो इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ डिस्कस करने को, तो प्लीज तुम क्या करना, जैसी लेवल 1 हो तुम एडवांस, फिर तुम लेवल 2 कर लो, इससे कर लो, जिससे करना वो कर लो। तो इसका PYQ स्किप करते हैं, और क्योंकि सोल्यूशन बहुत इजीली PYQs है इसलिए 50 जगह मिल ही जाता है इजीली, है ना। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस, ये यू हैव अ गुड
75 प्रॉब्लम्स उसका हो जाएगा। ओके चलो अब वो स्टार्ट करते हैं। मैं बोले हाँ,